इसके बारे में चर्चा करेंगे। बताओ सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है कितना परसेंट बता रखी है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या वायुमंडल में पाई जाने वाली इस 78% नाइट्रोजन का पौधों के लिए कोई उपयोग है? क्या उपयोगी है? अगर उपयोगी है तो फिर पौधों को और अलग से यूरिया देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मेरी बात को समझो, वायुमंडल में पाई जाने वाली इस नाइट्रोजन का पौधों के लिए कोई महत्व नहीं है। सीधे सीधे तौर पर कोई महत्व नहीं है नाइट्रोजन का। क्यों? कि जो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। इन तीनों पॉइंटों को सुनो ध्यान से। एमाइड मतलब कहने का यह है कि जिस प्रकार से हम खाते हैं चावल, रोटी, गेहूं खाते हैं, तो क्या गेहूं को आटे का रूप देकर उसको रोटी का रूप ना देकर क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ग्रहण कर सकते। जिस प्रकार से जब हम गेहूं खाते हैं तो उसको पहले रोटी का रूप देना पड़ता है या अन्य ब्रेड का रूप देना पड़ता है, बिस्कुट का, किस और प्रोडक्ट, तो उसका रूप देना पड़ता है। यही कारण है कि जो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन जो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का सीधे तौर पर पौधों के लिए कोई महत्व नहीं है। फिर क्या बिल्कुल महत्व नहीं है? है, थोड़ा सा तो महत्व है। क्या महत्व है? हमने बढ़ रखा है। महत्व क्या है? महत्व यह है क्योंकि जो धान का खेत है, धान के खेत में जब पौध लगाने के पश्चात खाद में कुछ डाल दिया जाता है, खेत के अंदर पानी भरने के बाद, तो काई जमाती है और उस काई में एक बैक्टीरिया पनपता है, एक जीवाणु पनपता है जिसका नाम है नाइट्रो एसिटोबैक्टर। नाइट्रो एसिटोबैक्टर। एग्जामिनर का सवाल क्या पूछेगा आपसे कि पौधों में कौन सा, वो धान के खेत में कौन सा जीवाणु कार्य करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का? तो नाइट्रो एसिटोबैक्टर उसके अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार से दाल की जड़ों में जो पाया जाता है वह है राइजोबियम। दाल की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। नाइट्रोजन की कहानी बताइए। नाइट्रोजन नाइट्रेट में ग्रहण करते हैं पौधे। यूरिया में जो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। किसने किया नाइट्रोजन का आविष्कार, इसका यूरिया का आविष्कार? वोहलर। हमने पढ़ रखा है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला जो यौगिक था वो यूरिया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला यौगिक यूरिया। सूत्र कितना अभ्यर्थी बता सकते हैं? NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। प्रयोगशाला में सबसे पहले बना। किसने इसको आविष्कार किया? सबसे पहले यौगिक। यौगिक तो समझते हैं, यौगिक क्या होता है बताओ एक बार। यौगिक दो या दो से अधिक निश्चित अणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे जो जल है, जल H2O, उसमें निश्चित अणु है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, यौगिक है। आप बताओ अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो वायु है, वायु यौगिक है या नहीं है, क्या करोगे? वायु यौगिक है या नहीं है? आपका आंसर गलत है। आपने पढ़ रखा होगा कि वायु तो मिश्रण है। वायु क्या है? वायु है मिश्रण। कैसे? आप बताओ कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, क्या एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं? नहीं। हम ये देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का स्तर है वो घटता जा रहा है और CO2 का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्या ग्लोबल वार्मिंग शब्द नहीं सुना कभी? सुन तो रखा है। तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द सुन रखा है, तो इसका मतलब वायु में जो गैसें हैं वो किस रूप में है? एक मिश्रित रूप में, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। क्या हाइड्रोजन के स्थान पर 3 कर दे, जहां H2 लिखा है, क्या 3 कर दे तो क्या जल बचेगा? नहीं, जल के लिए एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अब बाकी बताओ, बाहरी जल के बारे में जान रखा होगा। D2O के बारे में क्या जानते हो? D2O बाहरी जल, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मूरे ने। जोसेफ मूरे ने।
एक आविष्कार बताओ, मतलब उपयोग बताओ इसका, कहाँ उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम को? हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में? ऊर्जा के रूप में, मंदक के रूप में या नियंत्रक के रूप में? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का। और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के रूप में यूरेनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं नियंत्रक के रूप में? बोरोन या कैडमियम की छड़ें, बोरोन या कैडमियम की छड़ें। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में, ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का प्रयोग, नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन की। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? फर्मी। किसने बनाया नाभिकीय रिएक्टर को? फर्मी ने किया नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार। सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र किस देश में बनाया गया था? रूस। सबसे पहले परमाणु संयंत्र का विकास किस देश में हुआ? रूस में। रूस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो परमाणु संयंत्र लगाती हैं। रूस की कंपनियां भारत में बहुत सारे जितने लगे हैं अभी तक, वो ज्यादातर किसने लगाए हैं? रूस ने। भारत का जो कलपक्कम है तमिलनाडु में, उसको उस भारत के द्वारा स्थापित किया गया है, वो स्वदेशी है। तो इसकी कहानी हमने पढ़ी है, इसकी चलो आगे चर्चा करते हैं। बाकी और बताओ कि भारत में जो कृषि है, कृषि क्या आय का सबसे ज्यादा स्रोत है? सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति कृषि से ही होती है भारत में? नहीं, मतलब सेक्टर की बात कर रहे हैं भाई। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से तो सबसे कम आय की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति किससे होती है? बताओ कौन से क्षेत्र से होती है? द्वितीय क्षेत्र से होती है। गलत आंसर। सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति होती है तृतीय क्षेत्र से। तीसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? सेवाएं। तीसरे क्षेत्र से सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। बाकी भारत में जो कृषि है वो किस क्षेत्र कैसे क्या पूरे विश्व में सबसे कम आय प्राथमिक क्षेत्र, इससे थोड़ी सी ज्यादा आय द्वितीय क्षेत्र, और सबसे ज्यादा आय तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। आगे बताओ, जो भारत में कृषि है, भारत की कृषि किस प्रकार की है? निर्वाहन कृषि। पूछेगा एग्जामिनर, भारत में कैसी कृषि की जाती है? निर्वाहन कृषि या फिर ट्रक फार्मिंग? भारत में कृषि का कौन सा प्रकार है? निर्वाहन कृषि। निर्वाहन कृषि का मतलब होता है कि जितना उगाया उतना खा लिया। मतलब हमारा जो भारत का जो उद्देश्य रहता है अनाज को उगाने का, वो क्या रहता है? मेनली अपना पेट पूरा हो जाए, निर्वाह हो जाए, जीवन निर्वाह हो जाए, खरीदना ना पड़े। तो बेचते तो कम है, खरीदते भी कम है, तो इतने उगा लेते हैं जितने की हमें आवश्यकता होती है। तो भारत में कौन सी कृषि के अपनाया गया है? निर्वाहन कृषि को अपनाया गया। फिर ट्रक फार्मिंग क्या होती है? ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग होता है व्यापारिक कृषि को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। व्यापारिक कृषि, व्यापार के उद्देश्य से जो बोई जाती है फसलें, उसको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। एक शब्द और प्रचलित है, झूम। उसके बारे में बता दो, क्या जानते हो? या झूम को बाद में पढ़ेंगे, पहले और शब्द एक लिखा है, मिश्रित कृषि। दिखाई दे रहा है भाई? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि होती है कि एक साथ पशु भी पालना और कृषि कार्य भी करना। कृषि के साथ साथ पशु पालना भी क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। अब धान जड़े पराल ढोर खा लेंगे, चावल हम खा लेंगे, जो भूसी बचेगी उसे भी ढोर खा लेंगे, पशु खा लेंगे। दोनों को पाल लाना, कृषि कार्य भी करना, अपना भी काम चलाना है, और उसके साथ साथ जो कृषि से बचा अदर उत्पाद है हमसे अलग, वो अपने पशुओं को देना। क्या कहलाएगा? मिश्रित कृषि कहलाता है, मिश्रित कृषि। फिर एक शब्द और होता है मिलीजुली कृषि। ये क्या है मिलीजुली कृषि? एक साथ दो फसलें उगाना। आप विचार करके आप मुझे बताओ कि अगर गेहूं में अगर लेटा डाला गया है या फिर गन्ने के साथ लेटा बोया गया, कौन सी फसल, कौन सा आप अच्छा समझोगे? गन्ने के साथ लेटा। क्यों? कारण देना होता है, कारण। गन्ने के साथ नहीं, गेहूं के साथ अच्छा। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह यह है, देखो तो दोनों में जाएगा, लेकिन बात को समझो आप। बात यह है कि जो गन्ना है, गन्ने की जो जड़ें हैं वो गहराई तक होती हैं। क्या इतनी गहराई तक गेहूं की जड़ें जाती हैं? नहीं जाती हैं। जैसे लेटा है, लेटे की जड़ें भी गेहूं की तुलना में ज्यादा गहराई में जाती हैं।
अब बताओ, गेहूं भी उसके गन्ना भी बो रखा है, गन्ने में ही लेटा किया है सरसों, तो जड़ तो गहराई वाली है, दोनों गहराई वाले पोषक तत्व तो वसूल करेंगे दोनों, ऊपर वाले को कोई महत्व नहीं इतना। अगर हम गेहूं में अगर सरसों बोते हैं तो सरसों जो गहराई में गए पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करेगा, और जो गेहूं है वो ऊपर की मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। दोनों फसलें उससे हो जाएंगी। हमने खाद दिया, जो पानी दिया, उसके बाद वो जो बह करके चला गया उसको नीचे से खींच लेंगे सरसों की जड़ें, और ऊपर का है तो आंसर क्या, गेहूं। तो इस प्रकार की कृषि, एक साथ दो फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मिलीजुली कृषि कहलाता है, मिलीजुली कृषि। अच्छा, द्विफसली कृषि भी कहते हैं इसी को, द्विफसली कृषि, इसी को क्या कहते हैं, द्विफसली, एक साथ दो फसलें प्राप्त करना। अब चर्चा करते हैं, बताओ वो जो शब्द है झूम, झूम क्या है, झूम कृषि का एक तरीका, ये कृषि का एक तरीका है, एक कोई कृषि नहीं है, ये कृषि का एक तरीका है। और ये कृषि का तरीका कैसा है कि इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले इजराइल से, सबसे पहले इजराइल से, इजराइल ने ड्रिप सिंचाई की शुरुआत हुई थी। ड्रिप सिंचाई को समझो, ड्रिप सिंचाई तो समझते हैं, इसको समझेंगे। ड्रिप सिंचाई, इसकी सिंचाई की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, वो फुहारा जो सिंचाई होती है। और हम पढ़ रहे हैं झूम, झूम की शुरुआत हुई थाईलैंड से। क्या है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर राज्य है, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों में वर्षा अच्छी खासी होती है उधर, क्योंकि मैंने पढ़ाया मानसून जाता है, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहां क्या इतनी समतल भूमि है जितनी समतल यहां की कृषि कर सके, नहीं होती। अब वहां के लोग अपना जीवन निर्वाह के लिए बरसात शुरू होने से 2-3 माह पहले जंगलों को काटते हैं, जो झाड़ियां फूस होती हैं उनको काट करके डाल देते हैं। वर्षा का सीजन शुरू होने से पहले उसमें आग लगा दी, जला दिया। वो जो उबड़ खाबड़ भूमि है, अब उसमें जहां गड्ढों में वर्षा होगी, पानी भर जाएगा, उसमें अपने पौधे लगा देंगे, धान के जो भी उनको है। तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं झूम खेती। अब क्या होता है कि ये कृषि ज्यादा 2 या 3-4 साल तक चलती है, 3-4 साल। उसके बाद मिट्टी खराब हो जाती है, वो मिट्टी फिर फसल उगाने योग्य नहीं रहती। फिर इनको अगले उस भूमि को छोड़ते हैं, फिर दूसरे स्थान पर जाकर वही काटना और जलाना। इसीलिए इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि इसी को कहा जाता है काटो और जलाओ कृषि। शुरुआत बताओ किस देश से हुई थी, थाईलैंड से, और थाईलैंड में इसे कहा जाता है तमराई। थाईलैंड में इस कृषि को क्या बोलते हैं, तमराई कहते हैं। श्रीलंका में इसको क्या कहा जाता है, चेना। श्रीलंका में इसी कृषि को कहते हैं चेना, और भारत में इसी को कहते हैं झूम। ये वास्तव में कृषि नहीं है, एक तरीका है। भारत के किस राज्य में ये कृषि सबसे ज्यादा होती है इस तरीके की, नागालैंड। हाँ, नागालैंड में सबसे ज्यादा होती है। और पूछता है कि कौन सी वो जनजाति के लोग हैं जो इस कृषि को सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या लगाएंगे, कौन सी जनजाति के लोग हैं, गारो व खासी। गारो व खासी जनजाति के लोग हैं जो इस कृषि को करते हैं सबसे ज्यादा। गारो खासी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा। वैसे अगर पूछ ले गारो खासी की पहाड़ियां कहाँ हैं तो क्या लगाओगे, मेघालय में। जिन पहाड़ियों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ हैं, मेघालय में। पहाड़ियां तो मैंने और भी पढ़ाई है। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में है, मांडव की पहाड़ियां गुजरात में, अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र में, सोमेश्वर की पहाड़ियां चंपारण बिहार में है। ये प्रमुख पहाड़ियां जिनको एग्जामिनर पूछता है। अच्छा, आगे और बताओ कि जो पहाड़ी स्थल हैं, पहाड़ी स्थलों में कुछ ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में बताएंगे। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि लोनावाला नामक जो दर्शनीय स्थल है वो कहाँ स्थित है, लोनावाला। हाँ, लोनावाला ये क्या होता है, दर्शनीय पर्वतीय दर्शनीय स्थल तो वैसे भी होता है, मानव निर्मित भी कोई स्तूप है, स्तूप को अभी पढ़ लेंगे, स्तूप है, या फिर पर्वतीय स्थल है बहुत सुंदर से, जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है, कभी कभी बर्फ पड़ती है, घास पाई जाती है। तो लोनावाला पूछता है कि पर्वतीय स्थल कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कोई महाराष्ट्र का पर्वतीय स्थल याद आ रहा हो आपको तो बताओ, मैं बताऊं। हाँ, खंडाला।
खंडाला महाराष्ट्र में, अभी बताएंगे। वो खंडारी है, खंडाला, यह है खंडाला स्थान। गाना सुना होगा, फिल्म गुलाम, है ना, क्या बोलती तू क्या मैं बोलूं, आजा तो खंडाला, वो जो गाना है खंडाला, है ना। और रानीखेत उत्तराखंड, देख लेना, चलो इश्क लड़ाई फिल्म गोविंदा की, उसमें उसकी शूटिंग हुआ हुई है रानीखेत। अल्मोड़ा कहाँ है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बता रहे हो, उत्तराखंड। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ का पर्वतीय नगर है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का। और बताओ रानीखेत कहाँ है, रानीखेत, रानीखेत तो हो गया। हाँ, डलहौजी नगर, डलहौजी नगर पर्वतीय स्थल भारत के किस राज्य में है, बताओ, हिमाचल प्रदेश का। और पूछता है नंदी हिल्स किस राज्य में है, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स पर्वतीय स्थल भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक। नंदी हिल्स पर्वतीय नगर किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। और भी बताओ, पहलगांव, गलत बातें बताओगे हमेशा, तमिलनाडु गलत आंसर है, जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु में बताओ कौन सा है, उटी, तमिलनाडु में कौन सा है, उटी। कहीं ऊना तो नहीं बोल दिया, ऊना कहाँ है, हिमाचल। और उटी कहाँ है, तमिलनाडु में, ये पर्वतीय स्थल है तमिलनाडु का। और रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल, कुनूल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, कितनी बार का पूछा हुआ है ना। कुनूल हिल स्टेशन कहाँ है, कुनूल हिल स्टेशन तमिलनाडु, कुनूल हिल स्टेशन। बाकी नेक्स्ट सभी अभ्यर्थी बताएंगे। आप बताओ कि पर्वतीय नगर है एक प्रमुख पर्वतीय नगर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर आसान सा कहाँ है, पश्चिम बंगाल। क्या चीज प्रसिद्ध है, चाय। वहाँ जो जीआई टैग है, जीआई टैग सबसे पहले किस उत्पाद को मिला, दार्जिलिंग के चाय को मिला। कब मिला था, 2004-2005 के वर्ष में, 2004-2005 के। दार्जिलिंग सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, दार्जिलिंग के चाय को। आप मुझे बताओ, जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाम बताओगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है दुर्गापुर में, काजी नजरुल इस्लाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। कितना बेहतरीन ना, काजी नजरुल इस्लाम का नाम तो सुन रखा है, इसको रफ करते हैं। पहले बताओ जरा, उटी कहाँ है, तमिलनाडु में है। पहलगांव, जम्मू कश्मीर। डलहौजी नगर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। रानीखेत, उत्तराखंड। खंडाला, महाराष्ट्र। लोनावाला, महाराष्ट्र। नंदी हिल्स, कर्नाटक। और कुनूल हिल स्टेशन कहाँ है, तमिलनाडु। कुनूल हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे। बताओ, अभी कौन सा बोला था, काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये एक कवि थे, कविताएं लिखते थे, और उनकी प्रमुख कौन सी कविता प्रसिद्ध हुई, क्या लिखा, कौन सी, किस लिए प्रसिद्ध हुए ये, इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है विद्रोही कवि। विद्रोही कवि किन्हें कहते हैं, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। ये बंगाल वाले क्षेत्र में जन्मे, इन्हीं के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसकी रचना की थी इन्होंने, किसकी रचना की इन्होंने, अग्निवीणा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, काजी नजरुल इस्लाम। काजी क्या कहते हैं, विद्रोही कवि। कहाँ है इनके नाम पर हवाई अड्डा, दुर्गापुर, याद रहेगा। आगे बताओ जरा, अगला हवाई अड्डा बताएंगे, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। भीमराव अंबेडकर, हाँ, भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको पूरा लिखना है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, ये भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
भीमराव अंबेडकर जो हवाई अड्डा है वो है नागपुर में, महाराष्ट्र में। आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र, आरएसएस का मुख्यालय। और एक मठ मैंने आपको यहाँ पढ़ाया हो, दीक्षा मठ, याद है कुछ? दीक्षा मठ, जहां पर मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने 50,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। भीमराव अंबेडकर, इनकी तो बात कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर ने अपनाया था बौद्ध धर्म अपने जीवन के अंतिम समय में। और आपको बताओ, इनका जो मठ है, उस मतलब जो समाधि स्थल है, उसको किस नाम से जानते हैं? चित्रभूमि। वो भी कहाँ है? वहीं महाराष्ट्र में। कौन सी और अनुसंधान संस्थान है नागपुर, महाराष्ट्र में? फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। प्याज, नासिक जाना जाता है उसके लिए। आगे बताओ, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में। जन्म हुआ था कटक, उड़ीसा में। जन्म कहाँ हुआ? कटक में, उड़ीसा में। लेकिन इनके नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ है? कोलकाता में अवस्थित है। बाकी बताओ, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सही बात है, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोई और हो तो बताओ जरा, एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद। भारत में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली के अंदर। गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, असम। पूछ ले एग्जामिनर, असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या लगाओगे? गोपीनाथ बारदोलाई, चर्चित व्यक्ति थे। ये बताओ, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में 3-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? कितने राज्यों में 3-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? अपना एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा है केरल। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा है? केरल। केरल के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो केरल के शहरों के नाम पर ही है, उनको हम याद नहीं रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके बताएंगे। एक तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। एक हो गया लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में। एक बेहतरीन अभी शुरुआत हुई है, उसको बताओ, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये लखनऊ में है। और अभी ये एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन, कौन सा? कुशीनगर। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको पूरा पूरा आपको नोट करना है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय अड्डा। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत करने के लिए अभी खुद प्रधानमंत्री मोदी जी 8 दिन पहले यहाँ पहुंचे थे। कौन क्या? नोएडा में। मेरी बात को सुनो, नोएडा का भी बना कहाँ है? जेवर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ बन रहा है? तब आंसर लगाएंगे नोएडा। तो अभी बन रहा है ना वो, अभी बना कहाँ है? चालू हो गए हैं 3 केरल में और 3 उत्तर प्रदेश में। इस पर सवाल आपसे पक्का बनेगा, क्योंकि जो कुशीनगर है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। को पूछ लेता है एग्जामिनर कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर क्या लगाएंगे? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण, क्या महापरिनिर्वाण घटना क्या है? महापरिनिर्वाण की गौतम बुद्ध की यहाँ मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु। और भी बताओ, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नेपाल, लुम्बिनी। कपिलवस्तु भूल गए? 563 ईस्वी पूर्व। कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागा था? 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग की घटना को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, वो घटना क्या कहलाई? महाबोधि, सॉरी संबोधि। संबोधि, संबोधि का जो मतलब है ना वह है समझ से, संबुद्धि, संबोधि, समझो। जो संबोधि शब्द है वो कैसा है? वो तत्सम है, उसी से बन गया है समझ शब्द। आज का क्या यूज करते हैं? समझ। तो ज्ञान ऐसे ही याद रहेगा कि समझ, संबुद्धि और संबोधि। संबोधि कब की घटना?
ज्ञान प्राप्ति की घटना, और मृत्यु की क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात उनकी बॉडी को कितने पार्टों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया, और 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। उसमें से कुछ मतलब राजाओं में आपस में बांटा और 8 स्तूप बने। कुछ स्तूप एग्जामिनर पूछ लेता है, बताओ पहले तो आप कि जो रामभर स्तूप है, रामभर स्तूप कहाँ है? दिख रहा है सही? रामभर स्तूप नोट कर लो इनको, जल्दी जल्दी हाथों हाथ नोट करते जाओ। रामभर स्तूप चर्चित रहेगा बिल्कुल। रामभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। रामभर स्तूप है कुशीनगर में। धमेक स्तूप सारनाथ। धमेक स्तूप है सारनाथ के अंदर, धमेक स्तूप है सारनाथ में। नेक्स्ट चौखंडी स्तूप पूछा है, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? चौखंडी सारनाथ। चौखंडी स्तूप भी कहाँ है? सारनाथ में। चौखंडी स्तूप सारनाथ, चौखंडी स्तूप है सारनाथ में। और महाबोधि स्तूप विचार करो कहां हो सकता है? महाबोधि स्तूप कहां होगा? यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां हुई थी? जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया बिहार। कहां है? बोधगया में है, बिहार के अंदर। और बताओ एक जो प्रमुख स्तूप है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां? सांची कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। बताएंगे रामभर स्तूप, हाँ। और कौन सा रहेगा? श्वेतमहेत स्तूप और लिखते हैं श्रावस्ती। श्वेतमहेत स्तूप श्रावस्ती। कौन सा? तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ पूछ लेता है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बताएंगे रामभर स्तूप, रामभर कुशीनगर। रामभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है रामभर स्तूप। धमेक स्तूप सारनाथ। चौखंडी स्तूप सारनाथ। महाबोधि स्तूप बोधगया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सांची मध्य प्रदेश। श्वेतमहेत श्रावस्ती। और तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। और पढ़ाया हो मैंने आपको कि नामचिक नामफुट कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुट कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सी है, सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी है? नामचा बरवा। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर, उसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग। और एग्जामिनर पूछ ले दिहांग दिबांग घाटी कहाँ है? तो आंसर अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र को वहां दिहांग। दिहांग। सबसे कम जनघनत्व भारत के किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आगे, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य बताओ भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, और इसका कुछ हिस्सा है छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य तो समझते हैं, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य की जो संख्या है वर्तमान में वो 18 है, जबकि नेशनल पार्क अलग होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य अलग होते हैं। 2 सवाल बताओ, भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क का दर्जा किसे दिया गया था? भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। पता है ना आपको सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है। और भारत में वर्तमान में जिम कॉर्बेट को बाद में ये तो सबसे पहले जुड़ा। अब तक कितने नेशनल पार्कों की स्थापना की जा चुकी है? तो 104 हो गए हैं। दूसरा शब्द मैंने बोला वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 18। बताओ सवाल, भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है?
नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है और नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु। पूछता है एग्जामिनर कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहां होता है? आंसर नीलगिरी की पहाड़ियों में। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन कहां होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक शब्द लिखा है उस पर चर्चा करेंगे। पहले बताओ, रामभर स्तूप कहां है? कुशीनगर। धमेक स्तूप सारनाथ। चौखंडी स्तूप महाबोधि स्तूप बिहार गया, बोध गया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। श्वेत महत स्तूप श्रावस्ती और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। काजी नजरुल इस्लाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, काजी नजरुल दुर्गापुर वो पश्चिम बंगाल। भीमराव अंबेडकर नागपुर महाराष्ट्र, आरएसएस का मुख्यालय वहां बताया। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। गोपीनाथ बारदोल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, असम में। और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश के हैं। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। और कुशीनगर में कौन सा है? कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर भारत का अब वर्तमान में जब इसको दर्जा मिलाया गया अंतरराष्ट्रीय चर्चित रहेगा ये। इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अगला एक शब्द है उस पर आप विचार करेंगे और ये जिस पॉइंट पर अब हम चर्चा करने वाले हैं उस पर सवाल यूपीएससी में पक्का 100% बनेगा ही बनेगा। किस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं? हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हाँ बताओ क्या क्या बातें जानते हो? पहले मेरी बातों को सुनो। मैंने आपको पढ़ाया हो कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 40 था, अनुच्छेद नंबर 40, 340। इस 340 को समझने से पहले एक दो बातें और समझो। मैंने आपको पढ़ाया अनुच्छेद नंबर 338 का 338 और 338 का फर्स्ट, ये तो हमने पढ़ रखे हैं। ये लिख लें इसको, बात तो वही है। दो अनुच्छेद ये पॉइंट है हमारे, इन पर सुनो। पहले तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16 में लिखा हुआ है आरक्षण संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधान। उसके पश्चात यहां जो चल रहा है अनुच्छेद 338 में, यहां चल रहा है भारतीय संविधान का भाग नंबर 16। कितने भाग है टोटल भारतीय संविधान में? 22। वो जोड़ ले, बाकी को 25 हो जाते हैं अध्याय। जैसे 4 का फर्स्ट जोड़ा गया, उनको अगर जोड़ ले तो, या 9 का फर्स्ट जोड़ा गया तो कितने हो जाते हैं? 25। वो अलग हैं। 22 लगाना है, 22 नहीं दिया तो 25 लगाना है। या फिर समझना है सवाल को कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, क्या वास्तव में वो 25 को पूछना चाह रहा है, तब आंसर वो लगाएंगे। वहां पढ़ना है सवाल को ध्यान से, ठीक है। उसको पता होती है कि हाँ मैं पूछ के रहा हूं, वो बस ये चाहता है कि उसकी बात को आप समझ जाओ। या तो देगा लिख करके ऑप्शन ही नहीं देगा 22 वाला, या 22 वाला है तो 25 वाला नहीं देगा, या फिर वो कहेगा इस बात को। छोड़ो, आप मुझे बताओ अनुच्छेद 338 में क्या लिखा था कि SC ST आयोग के लिए आरक्षण, ये बात थी। और उसके लिए मतलब पहले तो एक ही जगह थे अनुच्छेद 338 ईस्वी में, लेकिन बाद में कब दिया गया था? भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन हो गया था वो हुआ था वर्ष 1990 में। 1989 के एक्ट के अंतर्गत 1990 ईस्वी। पक्का इस पर सवाल बनेगा जिस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। 1990 ईस्वी में किसका गठन हो गया था? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो गया। उसके पश्चात चलती रही प्रक्रिया, लेकिन 2004 में क्या हुआ? 2004 ईस्वी में अनुच्छेद नंबर 338 के अंतर्गत SC के लिए प्रावधान कर दिए गए और अनुच्छेद 338 में ST के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि SC के लिए और ST के लिए 2004 में क्या किया गया? अलग आयोग बना दिया गया। अलग आयोग बना दिया गया। कब अलग कर दिया गया दोनों आयोगों को? 2004 में इनको अलग कर दिया गया। क्या करें? 2004 ईस्वी में इनको कर दिया गया अलग, दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया गया। इधर लिख दें, यहां लिख दिए है ना। 2004 ईस्वी में ये कार्य कर दिए गए, ये अलग कर दिए गए। तो इनके लिए तो हो गया।
आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए तो हो गई, लेकिन आप क्या शुरुआत में ही थी इनके लिए तो आरक्षण का प्रावधान। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कह के गया था? अनुच्छेद नंबर 40 में ये लिखा हुआ था कि भाई SC ST के तो प्रावधान हैं ही, लिखे हुए थे पहले से ही इन अनुच्छेदों में। उसके बाद ये अनुच्छेद 40 कहता था ये आवश्यकता पड़ने पर अदर जातियों के लिए भी एक आयोग का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, अलग आयोग का गठन। और भारत में हुआ, क्या हुआ? वर्ष 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में भारत में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। कौन नहीं पता आपको? पढ़ा है नहीं पढ़ा? काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग कब गठन हुआ था? वर्ष 1953 ईस्वी को। ये क्या कहता था काका कालेलकर आयोग? क्या पिछड़े वर्ग से, हाँ पिछड़ा वर्ग ही तो हम पढ़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग पढ़ रहे, उससे संबंधित था। यह कहा गया था कि भाई जैसे इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने गठन किया, इसका यह था कि वास्तव पता लगाओ कि पिछड़े वर्ग की क्या क्या समस्याएं, क्या उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। इसने पता लगाया, इसने कहा कि भाई भारत में जो लगभग 2000 जातियां हैं जो ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उनके लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस आयोग ने कहा अपनी रिपोर्ट में, इसने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद क्या कहा कि 2-3 हजार जातियां ऐसी है जो पिछड़ी हुई है, उनके लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन क्या इसकी बात को माना गया? इसकी बात को विफल कर दिया गया। इस पर आपसे सवाल नहीं पूछेगा इसने क्या कहा, ये नहीं पूछेगा। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान में जो आरक्षण दिया गया है पिछड़ा वर्ग को, वो दिया गया है 27%। और कितनी बार इस पर सवाल एग्जामिनर ने पूछ लिए होंगे। वर्ष 1978 ईस्वी में, वर्ष 1978 ईस्वी में एक आयोग का और गठन किया गया, उसका नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग कब किया गया? मंडल आयोग का गठन 1978 में। पूछता है इस बात को, और यह भी पूछता है कि मंडल आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो मोरारजी देसाई ने। पढ़ रखा है आपने? भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया। और जब मंडल आयोग का गठन हुआ तो उसके पश्चात क्या होता है कि सरकार हो जाती है चेंज और कांग्रेस की सरकार आ जाती है। और 1978 लिखा है मैंने, 1988 में हुआ इसका गठन, 1988 में इसका गठन हुआ। और 1988 ईस्वी में क्या होता है? 90 ईस्वी में सरकार आती है वीपी सिंह की। 1990 ईस्वी में वीपी सिंह, आपको याद होगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? तो वीपी सिंह। लागू कब हो गया? यहां सन लिखते हैं, वर्ष 1990 ईस्वी को हो गया लागू। और लागू किसने किया? वीपी सिंह। कौन है ये वीपी सिंह? प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इसको कर दिया लागू। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है कि जब इसको लागू किया गया तो लागू करने के पश्चात एक विवाद आ जाता है, इंदिरा विवाद। उसने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी और उसने कहा कि इस आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया जो आरक्षण है ना, जिसको मिलता है वो तो ये कहता है कि सही है और ये समाप्त नहीं होना चाहिए, और जिसको नहीं मिलता वो क्या कहे, उसके मन में एक बात ने जगह कर रखी है, ये सही, ये इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये तर्क चलते रहते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में बात गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत नहीं है, ये सही है। और जब सही इसको ठहराया गया फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत नहीं है, ये सही है। और जिस इतना सही है जिस प्रकार से इसके लिए एक आयोग का गठन कर रखा है, इसके लिए भी पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और आपको याद हो कि भारत में पहली बार वर्ष 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। दिख रहा है? कम तो नहीं दिख रहा? ब्लैक से लिख दें, यहाँ ब्लैक का दिखाई दे जाए तो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
कब हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन? 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। जैसे इसका हुआ वैसे इसका भी हो गया। लेकिन अभी भी इसमें क्या था, केवल आरक्षण की बात इसमें आई थी। फिर अब क्या हुआ है, अब क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों मैंने कहा कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 102वां संशोधन किया गया भारतीय संविधान में और हुआ 2018 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत इस आयोग को बना दिया गया संवैधानिक निकाय। इसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक निकाय बना दिया गया। जैसे बताओ आप कि भारत में जो निकाय है संवैधानिक, पूछता है ना कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो आंसर आपसे पूछता है, बताओ कब दिया गया। संशोधन नंबर 73 वर्ष 1993। कब मनाते हैं पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसको भी अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि जो पिछड़ा वर्ग में व्याप्त लोगों का द्वेष है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके कल्याण हेतु, उनके विकास हेतु, उनका कल्याण, उनका विकास, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए इसका गठन किया गया है। पहले केवल जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था तब क्या करता था कि आरक्षण दे रखा है, लेकिन अब क्या है, उनकी समस्याओं को सुनना और समस्याओं को पता करके संसद तक पहुंचाना। एक कंसेप्ट बताओ कि ये जो आयोग है ना, इस आयोग को सिविल न्यायालय के बराबर दर्जा है। जितना सिविल न्यायालय को दर्जा होता है, किसके बराबर इसकी वैल्यू है, सिविल कोर्ट के बराबर इसकी वैल्यू है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संसद को यदि कोई सलाह दी है तो क्या संसद इसके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो आंसर लगाएंगे बाध्य नहीं है। संसद इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात को समझो, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये बात पढ़ रहे हैं। चलिए इसकी कहानी इसको समाप्त कर देते हैं। इसमें ना सदस्यों की जो संख्या होती है, इसका जो विभाग है, ये आयोग है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 इसमें सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य। आगे कहा गया है कि वह 3 अन्य में एक महिला भी होगी, ऐसा इसमें कहा गया। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसमें सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके सदस्य अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। अब समझो बात को, हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा यह है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, भारत में जैसे समझो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अल्पसंख्यक आयोग था उनके सुनने के लिए, जैसे SC ST आयोग था उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को सुनने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का और महिलाओं के सुनने के लिए किया गया। भाई भारत में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ 1993 ईस्वी को। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कब हुआ? वर्ष 1993 ईस्वी को। भले इसको संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया है इस सन में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 340 के अंतर्गत। और इसमें जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर, इसके लिए और एक अगला अनुच्छेद बनाया गया, इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद नंबर 338 का बी। 338 में क्या लिखा है भाई? SC के लिए आयोग। 338A में ST के लिए आयोग। और इसमें क्या लिखा है? OBC के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान इसमें है। उसके कितने हो गए बताओ जरा? अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993, OBC आयोग का गठन 1993, SC ST आयोग का गठन 90 लागू हो गया 90 में। उसके पश्चात आपने पढ़ रखा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। पढ़कर जाना, ऐसा है बोलो बिल्कुल पूछा जाएगा। आज की क्लास में ये जो डेटा मैंने आपको दिया इसमें से बहुत बेहतरीन है। ये तो वैसे भी पूछ लेता है कि जो भारत में महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी को। और भी बताऊं आपको कि महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली कौन बनी थी? जयंती पटनायक। क्या बताया आंसर? जयंती पटनायक।
राष्ट्रीय महिला आयोग की जो 1993 में गठन हुआ उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है इसकी अध्यक्ष? रेखा शर्मा। उसी प्रकार से बाल संरक्षण आयोग है, बाल संरक्षण आयोग, और उसी प्रकार से एक दिव्यांग जन आयोग है। बाल संरक्षण आयोग आया 2007 ईस्वी में और दिव्यांग जन आयोग आया वर्ष 1996 ईस्वी को। अब क्या हो गया? अब लास्ट समझो इसका निष्कर्ष क्या निकला है। हमने ये 6-7 तक पढ़ लिए, ये आयोग गठित किए गए। उसके पश्चात आपका सबसे बेहतरीन सवाल कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 ईस्वी में। कितनी बार पूछता है। इससे पहले थोड़ा इंटरनेशनल के बारे में समझो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1946 ईस्वी को। और दूसरा फैक्ट्स 8-10 दिसंबर को मनाते हैं ना राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर वर्ष 1948 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पूरी दुनिया के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी ले ली थी। हमारी जिम्मेदारी है, भले वो ना निभा पाए इस बात को। आज जिम्मेदारी निभाता तो अफगानिस्तान में ऐसा क्यों होता? जिम्मेदारी कब ले ली? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया और 1946 में गठन हो गया था उसका। कहाँ है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? अंतरराष्ट्रीय जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। फिर उसके पश्चात भारत में भी गठन किया गया। तो भारत में अब क्या किया गया? इनका भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसका गठन हुआ 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में उसमें सदस्यों की जो संख्या होती है, उसमें सदस्यों की संख्या होती है 13। एक तो अध्यक्ष हो गया उसमें, एक उसमें अध्यक्ष हो गया, और 7 सदस्य आते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, पदेन क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल नंबर जो 64 है भारतीय संविधान का, क्या कहता है अनुच्छेद नंबर 64? यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कहता है ना। फिर पदेन का मतलब क्या है? पदेन का मतलब यह है कि जब तक वो उपराष्ट्रपति के, जब तक वो राज्यसभा के अध्यक्ष है तब तक वो उपराष्ट्रपति है। जिस दिन राज्यसभा ने महाभियोग लगाकर उपराष्ट्रपति को हटा दिया तो समझ लो वो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली रहेगा। पदेन का मतलब यही तो होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं पदेन वाले। कौन कौन से? वो यही तो हैं फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वो उसकी सदस्य, वहां 13 सदस्यों में शामिल। पिछड़ा वर्ग, SC ST आयोग, दिव्यांगजन आयोग, बाल संरक्षण आयोग, तो ये सदस्य, और 5 होते हैं अन्य सदस्य। कब हुआ भारत में गठन? 1993 ईस्वी को भारत में इसका गठन हुआ था। आज के लिए आपका सवाल है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार। कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे भैया कल बाकी की।